मित्रों, रमन शांडिल्य का प्रणाम स्वीकार करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तवा द्वारा लिखी यह लघु कथा आशियाने की छाँव में। तो आइए शुरू करते हैं आशियाने की छाँव में। अथर्व और अनन्या दोनों भाई बहन अपना अपना सामान लिए पूरे घर में दौड़ रहे थे। दोनों कभी इस कमरे में जाते तो कभी उस कमरे में, और कभी बाहर वाले कमरे में सामान रख वहीं बैठ जाते। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन से कमरे को अपना कमरा बताएं। अपने सामान के ऊपर बैठी अनन्या बोल पड़ी, अथर्व, यहाँ के सारे कमरे अच्छे हैं, समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा कमरा लूँ। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे तो पूरा ही घर पसंद है। क्या मस्त घर खरीदा है मम्मा ने हमारे लिए। हाँ अथर्व, अब हम लोग मम्मा के साथ खूब मज़े से रहेंगे। मम्मा को अब ज़मीन पर नहीं सोना पड़ेगा। दीदी, और मुझे जितना देर मन करेगा मैं सोता रहूँगा, है ना। अब मुझे कोई नहीं उठाएगा सुबह सुबह। बहन की ओर देखते हुए अथर्व उठकर खड़ा हो गया और बड़ी मम्मी की नकल करते हुए बोला, ए जल्दी उठो यहाँ से, समझ में नहीं आता है तुमको यह गेस्ट रूम है, सुबह सुबह कोई भी आ सकता है, चलो उठो बाहर जाओ। बचे हुए सामान के साथ दरवाजे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी नेहा बच्चों की बातों को सुन ठिठक गई और अपने आंसुओं को भरसक रोकने का प्रयास करने लगी। कुछ पल के लिए वह निढाल सी वहीं बैठ गई अपने बीते अतीत के साथ। ससुर जी की 13वीं बीत चुकी थी। सारे अपने पराए जा चुके थे। अब जो घर पर थे उनमें तीनों में से 2 भाई और 2 बहनें ही थी। बहनों की इच्छा थी कि जैसे पहले सब भाई संग संग थे वैसे ही अब भी रहें। बहनें तो यही चाहती हैं कि उनका मायका हमेशा आबाद रहे, लेकिन अब भाभियों के साथ साथ भाइयों को भी यह मंजूर नहीं था। उनका यही कहना था कि बाबूजी थे तो बरगद की तरह अपनी छाया में परिवार को समेट कर रखे हुए थे। जो फले फूले थे उनका भी चल रहा था और जो ठूंठ थे उनका भी जीवन आराम से कट रहा था। यानी जो ठूंठ थे उनकी पूरी जिम्मेदारी बाबूजी पर थी। बाबूजी अपनी सारी पेंशन उन्हीं पर लुटाते थे। पर इस महंगाई के ज़माने में सबको साथ लेकर चलना किसी एक के बस की बात नहीं है, इसलिए आज दोनों भाई बंटवारा चाहते हैं और इस बंटवारे की सबसे ज़्यादा तरफदारी दोनों बहुएं कर रही थी। नेहा तीसरी और सबसे छोटी बहू थी। वह सब समझ रही थी कि जेठ जी के द्वारा ठूंठ की संज्ञा किसके लिए है। एक आकस्मिक घटना में काल ने नेहा के पति को निगल लिया था। नेहा का स्वर्गीय पति नेहा को 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी के मरुस्थल में अकेले तपने के लिए छोड़ गया था। नेहा तो पति के वियोग में खुद को हार ही जाती, पर ससुर जी के वात्सल्य और बच्चों की मासूमियत ने उसे जीवन जीने के कारण दे ही दिए। ससुर जी के नेह के चलते नेहा बच्चों और अपने लिए कभी किसी चीज़ को मोहताज नहीं हुई। नेहा के मांगने से पहले ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ससुर जी तैयार रहते थे, और यही कारण था कि नेहा और नेहा के 2 बच्चे परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में कील की तरह चुभ रहे थे। जेठ जी ने शाम के समय सबको बाहर बैठक में बुलाया और फरमान जारी किया कि अब से सब अपनी अपनी गृहस्थी संभाल लें, अपना अपना खाना खर्चा खुद देखें, घर के 2-2 कमरे सबको हिस्से में मिलेंगे, उसी में अपना अपना सामान रखें। नेहा को चुपचाप खड़ी देख जेठानी ने जेठ जी को कोई इशारा किया। नेहा को कोई गलतफहमी न हो इसके लिए जेठ जी ने नेहा को पास बुलाकर कहा, नेहा देखो, तुम तो जानती हो ना कि घर में 6 कमरे हैं, है ना। उसमें से 2-2 हम दोनों भाई ले लेंगे तो कितने बचे। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, जी भैया। नहीं नहीं, 2 नहीं, 1 ही कमरा बचा ना। बचे हुए 2 कमरों में से यह 1 कमरा जो है यह तो बैठक ही रहेगा ना। मेहमानों का आना जाना लगा रहता है,
मान लो कभी कोई बहन आएगी तो उसे हम कहाँ बैठाएंगे? बताओ नेहा, तुम ही बताओ। इसलिए तुम बाबूजी वाला कमरा ले लो। उसका दरवाज़ा भले ही बाहर की ओर खुलता है, पर तुम तीनों माँ बच्चों के लिए ठीक ठाक है। वैसे भी अब तुम्हें अलग से बेडरूम की ज़रूरत ही क्या है? जेठ जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर नेहा को एकदम से तेज सर दर्द हो गया। शर्म और क्षोभ से उसकी नज़रें ज़मीन में धंस गई। ऐसा लगा जैसे वह तपती रेत में खड़ी ठिठुर रही हो। महाभारत का वह दृश्य आज जीवंत दिख रहा था, जिसमें कौरवों के बीच खड़ी द्रौपदी अपनी लाज समेट रही थी, शब्दों के वाणों से निर्वस्त्र होकर। जेठ जी की बातों को सुनकर आहत नेहा की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। बड़ी ननंद को अपने भाई का ये रवैया रास नहीं आया। उसने भाई को आड़े हाथों लिया और बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम भैया? बड़े होकर इतने भी निष्ठुर ना बनो। तुम्हें तो छोटे भाई के इस दुनिया में ना रहने का जरा भी मलाल नहीं लग रहा। बड़े भाई ने कहा, ओहो दीदी, तुम हमारे आपसी बंटवारे में मत दखल दो। सत्य कटु होता है, कुछ देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं बाद के लिए कोई पेंच नहीं रखना चाहता। तो क्या इसे एक कमरा दोगे तुम, और वह भी बाबूजी वाला? दीदी एकदम गुस्से में थी। अरे दीदी, जरूरत होगी तो यह बैठक है ना, आप चिंता क्यों कर रही हैं? बाबूजी इनके क्या कम पक्षधर थे जो तुम भी परेशान हो रही हो? भाभी भौं टेढ़ी कर बोली, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो ले लेगी नया फ्लैट। कुछ दिन बाद हस्बैंड की जगह नौकरी लगने वाली है, नए मकान में ऐशो आराम से रहेगी। नेहा मूक की तरह सबकी कड़वी बातों को चुपचाप घोंटती रही, कुछ भी नहीं बोली। बंटवारे के बाद से नेहा ने बाबूजी के कमरे को अपना पूजा रूम बना दिया। खुद वह उसी कमरे में नीचे फर्श पर सोती थी और दोनों बच्चों को बाहर बैठक में सुला दिया करती। किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वह सुबह होते ही बच्चों को बैठक से उठाकर कमरा साफ सुथरा कर देती। कुछ दिन तक तो जेठ जिठानी ने बर्दाश्त किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को परेशान करना शुरू कर दिया। देर रात तक सोने नहीं देना, मेहमानों के आने का बहाना बनाकर सुबह होने से पहले ही बच्चों को कमरे से बाहर निकाल देना, आदि आदि। बच्चे बेचारे ऊँघते हुए सीढ़ियों पर बैठे रहते। कभी किसी को दया आ गई तो उनको चादर ओढ़ा दी। नेहा जब अपने बच्चों की ऐसी अवस्था में देखती तो उसका कलेजा फट जाता, पर क्या करती, कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। यह सहारा भी छिन जाता। नेहा के साथ तो खुद ऊपर वाले ने ही इतनी क्रूरता की थी कि अब किसी और से क्या शिकायत करे। यह भी सच है कि बुरे वक्त की लंबी उम्र नहीं होती। नेहा को पति की जगह पर नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह अपनी और बच्चों की ज़रूरतें खुद ही पूरा करने लगी। बच्चे भी अब बड़े होने लगे थे और दुनियादारी को समझने लगे थे। उन्हें भी अपने ही घरों में गैरों जैसा व्यवहार खलने लगा था। वे हमेशा कहा करते थे, माँ हमारा घर कब होगा, हमें आपके साथ सोना है। बच्चों को दिलासा देते हुए नेहा कहती, बेटा कुछ दिन और, पापा ने हमारे लिए जो पैसे जमा किए थे ना, वो हमें जल्द ही मिल जाएंगे, तब हम नया घर खरीदेंगे। नेहा को पति के इंश्योरेंस के पैसे मिल गए तथा कुछ सहयोग ऑफिस के लोन से भी मिला, तो उसने 2 बेडरूम के एक फ्लैट के लिए अप्लाई कर दिया था। आज नेहा को फ्लैट की चाबी भी मिल गई। बिना कोई तामझाम किए नेहा ने नए फ्लैट में शिफ्ट होने का मन बना लिया। हाँ, मगर उसकी इस खुशी में जेठ जी के परिवार के लोग सम्मिलित नहीं हुए। नेहा ने गीली आंखों से ससुर जी की तस्वीर को प्रणाम किया और अपना सामान समेटा। वह हमेशा के लिए जेठ जिठानी के एहसान की छांव से निकल जाना चाहती थी। पीछे से किसी ने उसे जोर से झकझोरा, अरे नेहा, यहाँ क्यों बैठी हो नए घर के दरवाजे पर? नेहा के पीछे दोनों नंदें खड़ी थी। अतीत से वर्तमान में आते ही नेहा अपनी बड़ी ननद से लिपट गई। नेहा अंदर चलो, हमें भी दिखाओ तुम्हारा नया आशियाना। नेहा की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। दोनों नंदों ने नेहा को थामते हुए कहा, नहीं नहीं नेहा, यह खुशियों का आशियाना है। इस पल यहाँ आंसुओं के लिए
कोई जगह नहीं, बिल्कुल नहीं।